एंड टचिंग फील गुड साउथ कोरियन मूवी जिसे किसी को मिस नहीं करना चाहिए। साउथ कोरिया में पहाड़ी इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव जहां ना सड़क की सुविधा है ना ट्रेन की। हाँ, वैसे एक ट्रेन उनके गांव के पास से गुजरती तो है, लेकिन उस गांव का अपना कोई स्टेशन ना होने की वजह से ट्रेन वहां रुकती नहीं। इस वजह से वहां के लोग आए दिन रेलवे ट्रैक पे चलकर ही अगले स्टेशन जाते हैं। वो भी कई रिस्क लेने के बाद वो शहर पहुंचते हैं और वापस गाँव आते हैं। लेकिन फिर इस गाँव में होता है एक ऐसा चमत्कार जो सभी को शॉक कर देगा। और ये मूवी दोस्तों कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है, ये एक रियल लाइफ पे आधारित है, फील गुड है और हमारे हिसाब से 5 स्टार मूवीज में से ये एक है दोस्तों। इसलिए मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिए और प्लीज लाइक शेयर ज्यादा कीजिए ताकि हम इस तरह की बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन का सिलसिला जारी रख पाए। तो कहानी की शुरुआत में एक स्कूल को दिखाते हैं जहाँ जंग नाम का लड़का स्टार्स कॉन्स्टिलेशंस वगैरह के बारे में जो ड्राइंग्स होती है ना उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देख रहा होता है। इस बच्चे को एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जंग की एक दीदी है जिसका नाम है बोयंग, वो भी इस स्कूल में पढ़ती है और उसके पास जो खड़ी है वो उसकी फ्रेंड है जो बोयंग से पूछती है कि तुम तो 12th क्लास पूरा करने वाली हो, कॉलेज की पढ़ाई के लिए कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा। पर बोयंग कहती है मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पापा मेरे कॉलेज की फी और जंग के स्कूल की फी दोनों साथ में नहीं भर पाएंगे। मेरा भाई एक मैथ्स जीनियस बनेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े। असल में दोस्तों जंग ने स्कूल में एक मैथ्स कंपटीशन जीता है जिसके लिए उसको एक बढ़िया ट्रॉफी भी मिली है। उसी सेरेमनी के लिए बोयंग भी उसके साथ आई हुई है। वैसे जंग के बारे में कहना हो तो वो एक मैथ का खतरनाक बच्चा है, मतलब इसका दिमाग नंबर्स को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। अपनी उम्र से कई ज्यादा एडवांस लेवल की मैथ्स प्रॉब्लम्स को वो चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। अब भाई बहन ट्रॉफी लेकर ट्रेन में अपने गांव के लिए निकलते हैं तो गांव वाले भी उसी ट्रेन में होते हैं और सभी जंग की जीत पर खूब बधाई देते हैं उसको और कहते हैं कि बेटा तुम्हें तो सियोल में जाकर पढ़ने का मौका जरूर मिलेगा, खूब पढ़ लिखना और हमारे गांव का नाम रोशन करना। दोस्तों इनका गांव ना एक पहाड़ पर है और वहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं आता, इसलिए पिछले रेलवे स्टेशन पर उतरकर इनको रेलवे ट्रैक पर ही अपने गांव पैदल जाना पड़ता है। जैसे ये खतरा काफी नहीं था, उन्हें कुछ टनल्स के अंदर से भी गुजरना पड़ता है और उस वक्त अगर ट्रेन आ गई तो बस इनकी जान को खतरा हो जाएगा। टनल्स के अंदर से गुजरने के साथ साथ इनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती दोस्तों, बीच बीच में ट्रैक वाले ब्रिज भी आते हैं जिन्हें पैदल क्रॉस करना और भी खतरनाक हो जाता है। सभी लोग पिछले स्टेशन पर उतरकर ट्रैक पर चल रहे होते हैं और एक ब्रिज पे पहुंचते ही ट्रैक हिलने लग जाता है। मतलब क्या, एक ट्रेन टनल से गुजरकर तेजी से आ रही है तो ये लोग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज के एक और सिकुड़ कर खड़े हो जाते हैं। हाँ, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी इसी तरह जान हथेली लिए चलती है। यहाँ से सीधे 6 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। जंग भाई काफी बड़ा हो चुका है, वो देश के प्रेसिडेंट को खत लिख रहा है कि मेरा नाम जंग है और आपके लिए मेरा ये 52वां खत है। मेरे गांव का नाम है बोंजियोन ट्री। हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन न होने के कारण गांव वाले रोज जान पर खेलकर रेलवे ट्रैक पर चलकर ही शहर जाते हैं। बच्चे तक इस खतरनाक तरीके से स्कूल पहुंचते हैं और वापस घर आते हैं। इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे गांव के लिए एक रेलवे स्टेशन बनवाइए प्लीज। इस तरह जंग प्रेसिडेंट को खत लिखता है और आज तक दोस्तों ये टोटल 51 खत यानी 51 खत लिख चुका है और भेज भी चुका है प्रेसिडेंट को। जंग वैसे अभी हाई स्कूल में है और वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है। तब उसकी दीदी बोयंग कहती है कि बाहर बहुत ठंड है भाई, स्वेटर पहन ले। दोस्तों असल में स्कूल जाने के लिए इन्हें लगभग सुबह के 3 बजे घर से निकलना पड़ता है। इन दोनों के पापा एक ट्रेन ड्राइवर है जो कि इनके गांव के रूट में ही ट्रेन चलाते हैं। वो ज्यादातर घर नहीं आते बल्कि शहर के पास वाले एक स्टेशन में ही रहते हैं। वो और उनका एक दोस्त मिलकर इस ट्रेन को चलाते हैं। अब यहाँ बोयंग और जंग ट्रैक पर चलना शुरू करते हैं क्योंकि क्या करे, मजबूरी है। और तब जंग पटरी पर कान रखकर सुनता है कि कहीं ट्रेन आ तो नहीं रही। ध्यान से सुनने के बाद बोयंग से कहता है कि दीदी कोई ट्रेन नहीं आ रही, हम बिंदास जा सकते हैं। कहकर वो बोयंग के साथ टनल के अंदर चलने लगता है और अगर कहीं ट्रेन आ गई तो इन्हें मजबूरन एक साइड से कूदकर बैठ जाना होगा और ट्रेन के जाने के बाद ये लोग फिर चलने लगेंगे। ऐसा होगा अगर ट्रेन आ गई। इस तरह लगभग 3 टनल्स और 3 ब्रिजेस को क्रॉस करने के बाद वो पास के रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। उस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आता है। इनके पापा उसी स्टेशन में रहते हैं। पापा को देखकर बोयंग हाथ भी हिलाती है लेकिन उनके चेहरे पे कोई रिएक्शन होता ही नहीं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं है। वो जिस ट्रेन के ड्राइवर है उसी ट्रेन में ये लोग चढ़कर अपना सफर शुरू करते हैं और फिर पापा के वो दोस्त आकर जंग को उसकी स्कूल की फीस के पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अपने बाप को गलत मत समझना, वो ठहरा थोड़ा खड़ूस तुम तो जानते ही होंगे पर दिल का बड़ा अच्छा है, उसे गलत मत समझना। जंग कहता है कि ओके अंकल, मैं उन्हें कभी गलत नहीं मानता। फिर वो एक स्टेशन पर उतरकर गर्मा गर्म कॉफी पीकर एक साइकिल में अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। इतनी मेहनत और वक्त लगाने के बाद ही वो रोज इस तरह स्कूल पहुंच जाते हैं। सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी। वैसे बोयंग आज इसीलिए जंग के साथ आई है क्योंकि आज ही जंग हाई स्कूल ज्वाइन कर रहा है और उसके लिए स्कूल में एक सेरेमनी होगी। अब क्योंकि जंग लेट पहुंचता है वो साइकिल में ही सीधे उस जगह चला जाता है जहाँ पर प्रेयर हो रही है। फिर साइकिल को एक और रखकर वो प्रेयर में जाता है। जंग की क्लास में सॉन्ग नाम की एक लड़की है दोस्तों, जो जंग को देखकर समझ आती है कि ये दूसरों जैसा तो नहीं है, इसमें जरूर कोई अलग बात है। यहाँ सेरेमनी के बाद स्टूडेंट्स को गुलदस्ता दिया जाता है और सबकी फोटोज क्लिक की जाती है। तो जंग बोयंग के साथ पोज करने लगता है तो फोटोग्राफर कहता है तुम सीधे क्यों नहीं खड़े हो जाते, ये भी कोई पोज है। तो जंग कहता है अरे इस पोज में क्या खराबी है भैया, अच्छा तो है, मैं तो इसी पोज में फोटो खिंचवाऊंगा और आप प्लीज क्लिक करिए। वो भी उसी पोज में फोटो क्लिक कर देता है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं और उस दिन दोस्तों एग्जाम होता है, लेकिन जंग एग्जाम के लिए भी लेट ही पहुंचता है क्योंकि आप तो जानते ही है घर से स्कूल तक का रास्ता तय करना बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है और यहाँ एग्जाम का टाइम खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट्स बचे होते हैं। लेकिन क्योंकि जंग मैथ्स में ब्रिलियंट है और मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना उसके बाएं हाथ का खेल है समझो, वो 10 मिनट में ही पूरा एग्जाम लिखकर बैठा होता है। सॉन्ग एकदम दंग रह जाती है कि ये इतनी जल्दी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाता है। फिर वो अपने फ्रेंड से कहती है कि जंग जरूर एक जीनियस है देखना। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता वो जीनियस है। सॉन्ग कहती है एक बार मैं उसके पीछे की सीट पर बैठी थी और मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। नॉर्मल इंसान के जिस कंधे पे हाथ पड़ता है उसी तरफ मोड़ते हैं, लेकिन जंग दूसरी तरफ मोड़ा। फिर क्या, अरे मैंने पेपर का गोला बनाकर उसके कान में डाल दिया तो इसने सीधे हाथ से अपना कान खुजाने के बजाय दूसरे हाथ को सर के पीछे से ले जाकर दूसरा वाला कान खुजाया।
देखा वो अलग ही है कुछ। और एक दिन मैंने उससे कहा कि अपना हाथ दिखाओ, तो उसने सीधा नहीं दिखाया बल्कि उंगलियां मोड़कर ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई रोग है। इसी तरह वो हर चीज को बिल्कुल अलग ढंग से करता है। मतलब वो एक जीनियस हुआ ना। ये सब सुनकर तो उसकी फ्रेंड चौंक जाती है कि ये कैसा एनालिसिस है। अगले सीन में जंग लाइब्रेरी में होता है तो सॉन्ग भी उसके सामने बैठकर उसको ताकने लगती है। वो जहाँ जाता सॉन्ग उसके पीछे चली जाती। तो जंग भी तंग आकर पूछ लेता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। सॉन्ग कहती मैं कुछ चाहती नहीं, बस जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। करते हो ना। और जंग चुपचाप वहां से चला जाता है। तो रात को जंग और बोयंग घर पर बैठे टीवी देख रहे होते हैं। बोयंग कहती है अगले हफ्ते पापा का बर्थडे है, उनके लिए कोई सरप्राइज तैयार करो यार। पर लगता है जंग को पापा से चिढ़ है दोस्तों। वो कहता है कि सरप्राइज कहाँ से देंगे, वो घर तो आते नहीं। अगले दिन सॉन्ग अपने पापा की कार में स्कूल आ रही होती है। असल में सॉन्ग के पापा एक पॉलिटिशियन है। रास्ते में वो जंग को एक पोस्ट बॉक्स में खत डालते हुए देखती है। और क्योंकि जंग रोज एक खत पोस्ट करता है तो सॉन्ग को लगता है कि शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, उसी को शायद ये रोज खत भेजता है। तो वो अपनी दुविधा अपने दोस्त को बताती है और वो मिलकर जंग का बैग चेक करती है। उसमें खत होता है जो कि प्रेसिडेंट के नाम से लिखा गया है। इतने में जंग आकर वो खत छीन लेता है। स्कूल के बाद जब वो घर पहुंचता है तो रात हो जाती है। जंग के पापा बाहर ही खड़े होते हैं। वो तो जंग को देखकर भी बिल्कुल अनदेखा करके अंदर चले जाते हैं। फिर दोनों मिलकर खाना खाने बैठते हैं। अब पापा को जंग से इस बात का गुस्सा है कि वो ये गांव ये घर छोड़कर उनके साथ उस स्टेशन वाले टाउन में जाकर रहना नहीं चाहता। लेकिन पापा को ये गांव अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए इनका थोड़ा आपस में चलता रहता है। अगले दिन स्कूल के रास्ते में वो सॉन्ग से मिलता है जो कहती है कि सुनो, अगर तुम प्रेसिडेंट को डियर प्रेसिडेंट लिखकर लिखोगे तो वो तुम्हें कैसे जवाब देंगे। ऑफिशियल खत लिखने का तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरे पापा एक पॉलिटिशियन जो ठहरे, कहकर वो निकल जाती है। तो इस पर जंग के अंदर एक नई उम्मीद भी जाग जाती है कि अगर इसके पापा पॉलिटिशियन है तब तो प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो तुरंत सही तरीके से ऑफिशियल खत लिखवाने सॉन्ग के पास जाता है। और ये क्या, सॉन्ग उसे खत लिखना सिखाने के बजाय उसे जगह जगह लेकर घूमती है जैसे कि जंग उसका डेट है। वो जंग से कहती है कि मेरी एक ड्राइंग बनाओ। जंग को ड्राइंग तो आती नहीं तो वो उसको एक कार्टून की तरह ड्रॉ कर देता है और पूछता है कि तुम मुझे खत लिखना सिखाने के बजाय ये ड्राइंग क्यों सिखा रही हो। तो वो कहती है तुम्हें सिखाने के लिए मुझे मूड बनाना होगा, उसी के लिए कह रही हूँ। तो चार ड्राइंग बनाओ चलो। धीरे धीरे दोस्तों इनके बीच बॉन्डिंग हो जाती है। सॉन्ग आखिर जंग को खत लिखने का नया तरीका सिखाने लगती है और वो भी बढ़िया तरीके से। इस तरह वो बढ़िया से लिखकर प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट भी कर देता है। लेकिन सॉन्ग भी एक खत पोस्ट करते हुए कहती है कि इस तरह प्रेसिडेंट पर दोगुना असर पड़ेगा। फिर जंग कहता है कि देखो अब मुझे निकलना होगा क्योंकि रोज मैं ही ट्रैक पर कान रखकर वाइब्रेशन को सुनता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि ट्रेन आ रही है या नहीं, वरना तो लोग ट्रैक पर चलते जाएंगे और मुसीबत में पड़ जाएंगे। सॉन्ग कहते तुम ठहरे जीनियस यार, तुम ऐसा कोई डिवाइस क्यों नहीं बनाते ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी गाँव वालों को पता चल जाए कि ट्रेन आ रही है या नहीं। इस तरह उन्हें तुम पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तब जाकर जंग के दिमाग की बत्ती चलती है कि ये आइडिया तो मुझे पहले क्यों नहीं आया। तो वो घर जाकर तुरंत एक ऐसा सिस्टम बनाने लगता है। वो पूछती है कि ये क्या कर रहे हो भाई। जंग कहता है वो कल तुम खुद देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। जंग ने दोस्तों अपने सिस्टम के लिए एक सिंबल ड्रॉ किया होता है। बोयंग पूछती है ये क्या है। जंग कहता है ये चलने का सिंबल है। बोयंग हंस देती है कि इसको देखकर लगता नहीं कि ये चलने का सिंबल है, लगता है हाथ पैर पसार कर उड़ने का सिंबल है ये। जंग कहता है तुम्हें ऐसा लगता होगा, गांव वाले जरूर समझ पाएंगे कि ये चलने का सिंबल है। इस तरह वो एक बढ़िया सा ट्रैफिक सिग्नल तैयार करता है। तो अगले दिन वो अपने गांव वालों को ट्रैक पर लाकर उन्हें अपना सिग्नल दिखाता है और बताता है कि इसको मैंने रेलवे ट्रैक से कनेक्ट किया हुआ है। ट्रेन के आने से पटरी पर जो वाइब्रेशन होगा उसे सेंस करके इस डिवाइस का कांटा इस सिंबल पर रुकेगा, मतलब तुम्हें रुक जाना है और ट्रैक पर नहीं चलना। अब ये कांटा ऊपर की ओर खड़ा है मतलब ट्रेन आने वाली है और ठीक उसी वक्त ट्रेन आ जाती है। ट्रेन के जाते ही वो कांटा नीचे आ जाता है। ये देखकर गांव वाले जंग को खूब चीयर करते हैं कि वाह बेटा कमाल कर दिया तुमने। जंग कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन जब इस सिंबल पर कांटा रुकेगा तो आपको क्या करना है। सबके सब हाथ पैर पसार कर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उड़ रहे हो। तो बोयंग हंस देती है कि मैं ना कहती थी कि ये चलने का नहीं है, उड़ने का सिंबल है छोटू। तो अब जंग उनको समझाता है कि ये उड़ने का नहीं चलने का सिंबल है, समझे सब। जब ये सिंबल आएगा तो इसका मतलब होगा कि अब टनल के अंदर जाना सेफ है। फिर सभी टनल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन बोयंग अपने मजाक से बाज नहीं आती और जंग को चिढ़ाती हुई चलती है कि हमें कैसे चलना है छोटू बता दे, ऐसे ऐसे ना हाथ पर पसार कर। फिर जंग इस तरह स्कूल जाता है। उसके फिजिक्स टीचर उसको लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ला कर देते हैं। असल में इस तरह के बुक्स खरीदने के लिए जंग के पास पैसे नहीं होते और इसीलिए उसके टीचर उसकी मदद करते हैं। तब सॉन्ग वहाँ पर आकर कहती है कि सुनो ना, तुम्हें किताबों के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता क्या। तो जंग उसको एक जगह लेकर जाता है जो दूसरी लाइब्रेरी होती है और वहाँ भी बुक्स ही बुक्स पढ़ता है वो। फिर सॉन्ग अपने पोलरॉइड कैमरे से अपनी और जंग की फोटोज क्लिक करती है और पूछती है तुम्हारा एम्बिशन क्या है। जंग कहता है कि मैं तो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना भी बढ़िया पढ़ लूँ मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए मुझे सियोल जाकर पढ़ना पड़ेगा और वहाँ जाकर पढ़ने का खर्चा मैं उठा नहीं पाऊंगा। सॉन्ग कहती है मैं वो एंजल बनना चाहती हूँ जो दूसरों के सपनों को साकार बनाती हो। मैं तुम्हारा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा करवाऊंगी, लेकिन सुनो बदले में तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस तरह साइंस और मैथ से लिपट कर पड़े रहोगे तो काम कैसे चलेगा। तुम्हें दूसरी तरह की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। कहकर वो जंग को रोमांस वाली स्टोरीज पढ़ने को देती है। जंग भी बहुत ही सीरियसली उन बुक्स को पढ़ने लग जाता है और वो भी चादर ओढ़कर चुपके से। लेकिन तब बोयंग देख लेती है और पूछती है ये क्या चल रहा है भाई, रोमांस बुक्स पढ़ रहे हो हैं। जंग कहता है वो मेरी फ्रेंड है ना दीदी सॉन्ग, उसी ने दिया मुझे ये। वाह रे मेरे छोटू, तो इतना बड़ा हो गया कि गर्लफ्रेंड भी है तेरी। अरे नहीं दीदी गर्लफ्रेंड नहीं सिर्फ फ्रेंड है। देख देख तू बात को कितना भी गोल गोल घुमा ले, मुझे तो साफ पता चल चुका है कि वो तुझसे प्यार करती है, तभी तो तेरी पढ़ाई में मदद कर रही है वो। और उसे इंप्रेस करना हो तो इस तरह के अंकल शर्ट्स मत पहन यार। कि कहकर वो जंग को एक बढ़िया शर्ट सेलेक्ट करके देती है जिसे पहनकर जंग एकदम शान से सॉन्ग से मिलने जाता है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। पहले तो जंग कभी कोई ऑर्डर नहीं करता था, चुप बैठा रहता था, पर आज वो खुद कोई डिश ऑर्डर करता है और सॉन्ग भी नोटिस कर लेती कि चलो रोमांस बुक्स पढ़कर इसके अंदर कुछ तो बदलाव आया है। फिर जंग लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है और हमेशा की तरह सॉन्ग मुंह खोलकर आराम से सो रही होती है। जंग कहता है कि यार ये देखो इसका मुंह कैसे लग रहा है, अभी खोदा हुआ कुआं, देखो कैसे सो रही है। कहकर वो सॉन्ग का मुंह बंद कर देता है। कई बार तो दोनों मस्त साइकिल में घूमते भी हैं
अब एक दिन की बात है, लाइब्रेरी में सॉन्ग जंग से पूछती है कि अगर तुम्हें सियोल में जाकर पढ़ने का मौका मिला और पैसों का भी इंतजाम हो गया तो क्या तुम सियोल जाओगे? जंग कहता है जाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी दीदी से अलग नहीं होना चाहता। सॉन्ग कहते ठीक है, मान लो तुम्हारे गांव में रेलवे स्टेशन आ गया, तब तो तुम ट्रेन में से रोज सियोल जाकर लौट भी सकते हो, है ना? लेकिन अब तक प्रेसिडेंट का कोई जवाब भी नहीं आया, क्योंकि प्रेसिडेंट जानती ही नहीं कि तुम हो कौन। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम थोड़ा फेमस हो जाओ। प्रेसिडेंट को भी तो पता चले कि ऐसे कमाल के लड़के के गाँव में महज एक रेलवे स्टेशन का ना होना कितने दुख की बात है। तब जाकर देखना वो स्टेशन बनाने की परमिशन देंगे। वैसे टाउन में एक बहुत ही बड़ा जनरल नॉलेज क्विज कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम उसमें जीत गए तो काफी फेमस हो जाओगे। ये कहकर वो जंग से जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन जंग उसमें काफी कमजोर है दोस्तों, और हर सवाल का गलत ही जवाब देता है। तो सॉन्ग तंग आकर मजाक में उससे पूछती है, कम से कम 4,78,000 39 मल्टीप्लाइड बाई 85,127 क्या होता है ये तो बता ही सकते हो। और एक ही सेकंड में जंग कहता है दोस्तों, ये डिजिट जो आपके सामने दिख रही है इतनी बड़ी, ये नंबर बताता है वो, जो कि एकदम सही आंसर है। संग बौखला जाती है कि बाप रे, मतलब तुम्हारी असली ताकत है मैथमेटिक्स। फिर वो मैथ्स कंपटीशन की तलाश करती है और खुशकिस्मती से उसकी आंख एक ऐसे कंपटीशन के एड पे पड़ जाती है, और उस कंपटीशन में जीतने वाले को प्रेसिडेंट के हाथों से अवार्ड मिलेगा। बस दोस्तों फिर क्या था, जंग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और पहला प्राइज भी जीत जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि असल में प्राइज देश के प्रेसिडेंट के हाथ से नहीं, एजुकेशन ऑफिस प्रेसिडेंट के हाथ से दिया जाने वाला है। अरे यार ये तो ट्रेजेडी हो गई। यही सोचकर सॉन्ग कहती कि सुनो, क्यों ना हम खुद जाकर प्रेसिडेंट से मिल ले। इस इरादे से जंग और सॉन्ग बस में सियोल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जंग को ट्रेन में जाने की आदत है, बस में वो कभी गया नहीं। रास्ते में उसको उल्टी आ जाती है और इन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ता है। सॉन्ग बेचारी उदास हो जाती है कि ये प्लान भी फ्लॉप रहा, तो वो जंग को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वीसीआर पर दोनों कोई मूवी देखने लगते हैं। वैसे जैनजी को अगर नहीं पता कि वीसीआर क्या होता है तो उनको बता दूं, ये कहानी 1980 की है, जब वीसीआर नाम का डिवाइस हुआ करता था, यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और प्लेयर, जिसमें वीडियो कैसेट्स प्ले किए जाते थे। मूवी में एक रोमांटिक सीन आता है दोस्तों, जिसको देखकर इनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदलने लगती है और जंग सॉन्ग को किस करना चाहता है, पर अचानक वीसीआर खराब हो जाता है और कैसेट का वो सीन हो जाता है फ्रीज। इस बीच सॉन्ग की माँ भी घर लौट आती है, तो जंग तो घबराकर उस कैसेट को निकाल कर तोड़ देता है। फिर माँ अंदर आ जाती है, तो सॉन्ग एकदम कैजुअली कहती है कि माँ ये जंग है, मैंने कहा था ना वो हमारी क्लास में एक मैथ्स जीनियस है, यही है वो, हम दोनों इकट्ठे पढ़ाई कर रहे थे। तो माँ जंग से कहती है अच्छी बात है बेटा, खाना खाकर जाना अब। लेकिन जंग कहता है नहीं आंटी जी, मुझे जल्दी जाना है, कुछ काम है घर पे, कहकर वो निकल जाता है। अब अगले दिन दोस्तों जंग स्कूल आता है, लेकिन सॉन्ग क्लास में नहीं होती। जंग तो डर जाता है कि कहीं सॉन्ग के पेरेंट्स को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसको चुम्मी देने जा रहा था। और तब जंग को प्रिंसिपल बुलाते हैं। उसे तो ये यकीन होता है कि पक्का ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच चुकी है, तो वो प्रिंसिपल के कमरे में जाता है जहां सॉन्ग और उसके पापा होते हैं। जंग के पसीने छूट जाते हैं ये सीन देखकर, और इससे पहले कि कोई कुछ पूछे वो एकदम से कह देता है कि अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो अनजाने में चुम्मी देने वाला था, मैंने चुम्मी नहीं दी। सॉन्ग के पापा चौंक कर पूछते हैं क्या चुम्मी, किसको, कहाँ? मैं तो सॉन्ग को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सियोल भेज रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि तुम भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने सोच लिया कि तुम्हें भी सियोल भेजूंगा, और ये क्या चुम्मी चुम्मी लगा के रखा हुआ है तुमने। इस पर सॉन्ग भी दोस्तों इशारों में जंग को डांटती कि अबे गधे क्या कर रहा है, मेरी और अपनी आरती उतरवाएगा क्या, बेवजह मुंह खोलने की क्या जरूरत है। तो इस तरह जंग इस बात को थोड़ा मैनेज कर लेता है और कहता है कि चुम्मी नहीं अंकल, मम्मी कह रहा था मैं तो ये कहने वाला था कि सॉन्ग की मम्मी ने बड़े प्यार से बातें की मुझसे, वो भी मेरी मम्मी की तरह। फिर जंग घर आकर बोयंग को बताता है कि सॉन्ग के पापा मेरी पढ़ाई का भी खर्चा उठाकर मुझे सियोल भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तो बोयंग उसे डांटती कि ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दो, लेकिन जंग साफ इंकार कर देता है। अब एक दिन इनके गांव से दूसरे स्टेशन जाने वाले रास्ते में जो 3 ब्रिजेस है ना, उनमें से एक के नीचे भीड़ जमा हो जाती है, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। जंग दूसरे स्टेशन में उतरकर टनल के पास आता है जहां उसने अपना सिग्नल सेट किया हुआ था, लेकिन उसे ठीक से मेंटेन ना करने की वजह से उसमें कोई खराबी हो गई थी और वो चलने वाले सिंबल पे रुक गया था, मतलब कि सब सेफ है। और इस वजह से गांव की एक औरत ने फैसला किया कि ट्रेन नहीं आ रही और वो ट्रैक पर चलने लगी थी। तभी अचानक से ट्रेन आई और औरत ट्रेन के नीचे कुचल गई, मर गई बेचारी, और उसकी बच्ची अनाथ हो गई। ब्रिज के ऊपर से ये सब देखकर जंग टूट जाता है कि ये सब मेरी वजह से हो गया है, बड़ा दुखी होता है वो। तो ब्रिज के नीचे से जंग के पापा उसको देख लेते हैं और अपने बेटे का दुख देखकर वो भी परेशान। और यहाँ पे दोस्तों एक और बड़ा सच रिवील होता है। 6 साल पहले जब जंग छोटा था तब सभी ये सोचकर ट्रैक पर चल रहे थे कि ट्रेन नहीं आ रही, और जब ट्रेन की आवाज आई तो सब एक तरफ खड़े हो गए थे, किसी को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जंग ने उस दिन मैथ्स कंपटीशन में जो ट्रॉफी जीती थी वो नीचे गिरने वाली थी, जिसे पकड़ने की कोशिश में बोयंग ब्रिज से नीचे पानी में गिर गई थी। जंग की आंखों के सामने ये सब हुआ था। उस समय जंग के पापा और दूसरे लोग पानी में बोयंग को ढूंढने लगे। रात हो गई लेकिन बोयंग नहीं मिली, लेकिन जंग की वो ट्रॉफी मिल गई। पापा बहुत दुखी हुए, वो भी पानी में डूबकर मरने जा रहे थे क्योंकि अपनी बेटी के बिना उन्हें ये जिंदगी नहीं जीनी थी। लेकिन तभी जंग की आवाज सुनाई दी कि दीदी प्लीज खेलो मत, जल्दी पानी से बाहर आ जाओ। तब जाकर पापा ने रियलाइज किया कि दीदी को खोकर बेचारा परेशान है, मैं भी चला गया तो उसका क्या होगा, इसीलिए वो बाहर आ गए और जंग को उठाकर घर ले गए। जंग को भी पता चल गया था कि मेरी ट्रॉफी को बचाने के लिए ही दीदी पानी में गिरकर मर गई, इसलिए उसने अपनी ट्रॉफी फेंक दी। पापा ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन तब उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उनको समझाया कि तुम और तुम्हारा दोस्त इस रूट पर काफी सालों से ट्रेन ड्राइव कर रहे हो और तुम काफी एक्सपीरियंस्ड भी हो, तुम चले गए तो तुम्हारा दोस्त अकेला मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर तुम इस गांव में नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, हम शहर में तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के रहने का इंतजाम कर देंगे, लेकिन प्लीज नौकरी मत छोड़ो। पापा भी मान गए थे दोस्तों उस समय। अब एक दिन जंग घर में अकेला होता है तो उसने देखा कि उसने जिस ट्रॉफी को फेंका था ना वो फिर से घर में होती है। अचानक वहाँ बोयंग दिखती है और कहती है कि ट्रॉफी तुमने कितनी मेहनत करके जीती थी, लेकिन इतनी आसानी से फेंक क्यों दिया, इसलिए मैं इसको वापस लेकर आ गई। जंग तो घबरा कर चिल्लाता है और तभी पापा आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। असल में दोस्तों बोयंग सिर्फ और सिर्फ जंग को दिखती है, पापा को नहीं दिखती। जंग कहता है कुछ नहीं पापा, एक सपना था बस। अरे डरो मत बेटा, आराम से सो जाओ, कहकर पापा चले गए। जंग धीरे से बोयंग का हाथ टच करता है और वो उसे टच कर पाता है। जंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो बोयंग से लिपट जाता है। कहता है तुम्हें क्या हुआ था दीदी, बहुत दर्द हुआ था क्या? बोयंग कहती नहीं रहे, मुझे जरा भी
दर्द नहीं हुआ, वो तो तुम्हें देखने का मन किया इसीलिए आ गई। अब देख लिया तो जाना पड़ेगा। लेकिन जंग उसको पकड़ लेता है, जाने नहीं देता और रोने लग जाता है कि प्लीज दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। बोयंग भी रोने लगती है और कहती है ठीक है, जब तक तुम इस घर में रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और जब तक तुम खुद अपनी देखभाल नहीं कर पाते तब तक मैं यही रहूंगी खुश। जंग बड़ा खुश होता है। दूसरी ओर पापा को इस घर में बोयंग की यादें आती रहती है, तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो जंग को लेकर शहर चले जाएंगे। ये बात जानकर जंग कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है। पापा दरवाजा पीटते हैं कि मेरी बात मानो बेटा, हमें यहाँ से जाना होगा, पर जंग कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, दीदी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा बहुत समझाते हैं कि बोयंग मर चुकी है बेटा, वो नहीं आएगी, तो वो भी कहता है कि दीदी मरी नहीं है पापा, वो यही है मेरे साथ। इस पर पापा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंग एक अलमारी के दरवाजे से उन्हें लॉक करके अपनी बात पे बिल्कुल अड़ा रहता है। वो बहुत रोता है कि आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहाँ से चला गया तो दीदी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं यहीं रहूंगा। ये सारी चीजें देखकर बोयंग की आत्मा बहुत दुखी होती है, रोती है बेचारी। लेकिन पापा बोयंग की आत्मा को देख नहीं सकते और उनकी समझ में नहीं आता कि जंग ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद से जंग यहीं पे रहने लगा और पापा अकेले दूसरे स्टेशन में रहने लग गए, पर वो अक्सर आकर जंग को देखने आते हैं। इसी वजह से बाप बेटे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। यहाँ गलती ना तो पापा की है ना ही जंग की, मतलब शुरू से, यानी 6 साल बाद जब जंग बड़ा हो गया तब से हमें जो बोयंग दिखाई दे रही थी वो असल में बोयंग की आत्मा थी। इसीलिए स्टेशन में जब बोयंग ने पापा को देखकर हाथ हिलाया था तो पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि वो बोयंग की आत्मा को देख नहीं पाते। और हाई स्कूल सेरेमनी में जब जंग फोटो के लिए पोज दे रहा था तो ऐसे खड़ा था जैसे बोयंग उसके पास खड़ी है। इसीलिए फोटोग्राफर कहता है कि अरे ये कैसा पोज दे रहे हो, सीधे खड़े नहीं हो जाता। और तो और दोस्तों, 6 साल पहले बोयंग जिस उम्र की थी अभी भी वो उसी तरह दिखती है। हालांकि जंग बड़ा हो गया है, इसकी भी यही वजह थी कि वो बोयंग नहीं, उसकी 6 साल पहले की आत्मा थी। अब प्रेजेंट में सॉन्ग के पापा ने जंग और सॉन्ग को सियोल भेजने की पूरी तैयारी कर ली होती है, लेकिन जंग तो यहाँ से जाने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी दीदी को खोना नहीं चाहता। इसलिए सॉन्ग अकेले ही सियोल चली जाती है। जंग घर लौट रहा होता है तो वो उस बच्ची को देखता है जिसकी माँ ट्रेन दुर्घटना में मर गई, और वो दुर्घटना इसीलिए हुई थी क्योंकि जंग का सेट किया गया सिग्नल खराब हो गया था। यही सोचकर जंग बहुत दुखी होता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। इसके बाद दोस्तों कई महीने बीत जाते हैं, हर मौसम आकर चला जाता है, लेकिन अब भी गांव वालों को इस ट्रैक पर चलकर ही अपने काम के लिए जाना पड़ता है। एक दिन अचानक एक फोन कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ने जंग के गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाने की परमिशन दे दी है, लेकिन यहाँ की सरकार स्टेशन कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहती। तो जंग के बाद अपने पापा और गांव के बड़े बुजुर्गों को बताता है और कहता है कि स्टेशन के लिए जगह तो है, लेकिन हमें खुद स्टेशन बनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो सरकार का काम है। लेकिन जंग फैसला कर लेता है कि चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, वो ये स्टेशन जरूर बना के रखेगा। वो स्टेशन बनाने का काम शुरू भी कर देता है। अब एक दिन की बात है, जंग के लिए एक पार्सल आता है जो कि सियोल से सॉन्ग ने भेजा था। उसमें एक टेप रिकॉर्डर और कुछ कैसेट्स होते हैं। सॉन्ग ने उसमें कहा होता है कि मैं कितनी उम्मीद लिए बैठी थी कि तुम मेरे साथ सियोल आओगे, पर तुम मेरी बात कहाँ माने। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता तो कब का तुम्हारी जान ले चुकी होती। खैर सुना है तुम्हारे गांव में स्टेशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दी है। कम से कम अब तो प्रेसिडेंट को खत लिखना बंद कर दो और मुझे खत लिखना शुरू करो, समझे। अगर एक भी दिन खत नहीं आया ना तो तुम्हारे गांव में आकर तुम्हें मार डालूंगी। तो उसको देखकर अब बोयंग कहती है वाह रे, ये लड़की तो तुझे बहुत प्यार करती है। तब जाकर जंग सॉन्ग के साथ खिंचाए हुए वो फोटोज देखकर उसे काफी मिस करने लग जाता है। फिर जंग स्टेशन कंस्ट्रक्ट करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसका साथ देती है वो छोटी बच्ची जिसकी माँ दुर्घटना में मर गई थी। तब एक गांव वाला आकर जंग को सिखाता है कि इन पत्थरों को कैसे सेट करना होता है। इतना ही नहीं, जंग को अकेले ही इतनी कोशिश करते देखकर उसके गांव वाले भी आखिरकार उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और आखिरकार सभी मिलजुल कर काम करते हैं और स्टेशन बनकर तैयार भी हो जाता है। वो जंग की दीदी बोयंग का नाम देते हैं उस स्टेशन को। स्टेशन छोटा होता है लेकिन इसे खुद बनाकर सब बड़े खुश होते हैं। अब एक जर्नलिस्ट को जब पता चलता है कि एक लड़के ने अपने गांव वालों की मदद से एक रेलवे स्टेशन बना दिया तो वो जंग से इस बारे में पूछने आता है कि आपको ये स्टेशन बनाने की क्यों सोची। जंग उसको सब कुछ बताता है और फिर घर लौट आता है बेचारा। वहाँ सॉन्ग आई होती है क्योंकि आज जंग का बर्थडे है और इसलिए वो कॉलेज से छुट्टी लेकर आई हुई है। वो कहती है कि यार तुम्हारे गांव तक पहुंचते पहुंचते मैं आधी बूढ़ी हो गई हूँ। क्या रोज तुम इतनी दूर और वो भी रेलवे ट्रैक पर चलकर स्कूल आते थे, कमाल है। खैर मुझे बड़ी भूख लगी, खाना बना कर दो। जंग खुशी से उसको खाना पका कर देता है। पास ही बोयंग की आत्मा भी बैठी होती है। अब सॉन्ग नहीं जानती कि जंग की दीदी यानी बोयंग मर चुकी है। वो पूछती है तुम्हारी दीदी कहाँ, दिख नहीं रही, बाहर गई है क्या। जंग कहता है कि हाँ बाहर ही गई है। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। तब सॉन्ग कहती है फिजिक्स टीचर ने तुम्हें वो एग्जाम देने को कहा था ना, तुमने उसकी तैयारी तो कर ली ना। जंग कहता है कि प्लीज उस बारे में यहाँ बात मत करो। सॉन्ग पूछती क्यों, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई और भी है क्या। वो नहीं जानती कि बोयंग की आत्मा तो यहीं पर है दोस्तों। सॉन्ग कहती तुम नासा में एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे ना, अगर तुम्हें साइंस एग्जाम में फर्स्ट आए तो हमारी सरकार तुम्हें स्कॉलरशिप देकर अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजेगी, तुम्हारा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। सुनकर बोयंग समझ जाती है कि मेरी वजह से ही जंग अपनी तरक्की के सारे रास्ते बंद करता जा रहा है। फिर जंग और सॉन्ग बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं दोनों। अब रात की बात है तो सॉन्ग को छोड़ने के लिए जंग एक टॉर्च लेकर उसके साथ जाता है। सॉन्ग पूछती मैंने कितनी बार कहा था ना कि मुझे रोज खत लिखना, तुमने एक भी दिन नहीं लिखा। अरे मैं कैसे लिखता, तुमने मुझे अपना सियोल का एड्रेस तो दिया ही नहीं। अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गई थी। ये कहकर वो अब अपना एड्रेस लिखकर जंग को दे देती है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। अचानक जंग टॉर्च लाइट ऑफ कर देता है। सॉन्ग पूछती लाइट ऑफ क्यों किया तुमने, अंधेरे में मुझे डर लगता है। जंग कहता है कि अरे चबर चबर मत करो, वो देखो। और सॉन्ग उस दिशा में देखती है तो ट्रैक के दोनों तरफ जो झाड़ियां होती है उनमें कई सारे जुगनू टिमटिमा कर उड़ते हुए दिखते हैं। बड़ा खूबसूरत नजारा होता है ये, जिसे ये दोनों खड़े खड़े निहारते हैं। अगले दिन जंग स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसे उस साइंस एग्जाम का हॉल टिकट देते हैं और कहते हैं कि अच्छे से लिखना बेटा, फर्स्ट आना, फिर हमारी सरकार खुद तुम्हें स्कॉलरशिप देकर अमेरिका भेजेगी। लेकिन दोस्तों फिर एक बार जंग को वही थॉट्स जकड़ लेते हैं कि अगर मैं चला गया तो दीदी गायब हो जाएगी और मैं दीदी को खोना नहीं चाहता। वैसे जंग इसीलिए बोयंग की आत्मा का साथ खोना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि बोयंग की मौत का जिम्मेदार वही है। उसकी ट्रॉफी बचाने की कोशिश में ही बोयंग की जान गई थी। इतना ही नहीं, जंग के पैदा होते ही उसकी माँ भी चल बसी थी। जंग के दिल की गहराइयों में
ये बात बैठ गई थी कि माँ की मौत और दीदी की मौत दोनों का जिम्मेदार मैं ही था। इसी गिल्ट फीलिंग की वजह से वो इस गाँव में इसी घर में पड़ा हुआ है। वो हॉल टिकट लेकर घर आता है और उसे देख रहा होता है बस। तभी बोयंग आती है और वो झट से वो टिकट छुपा देता है। बोयंग कहती है अब तुम बड़े हो गए हो और तो और तुम मुझसे भी बड़े हो गए हो, इसीलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। तुम बस खुशी से एक बार ये कह दो कि दीदी मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम जा सकती हो, एक बार ये कह दो बस। लेकिन जंग एकदम चुप रहता है। अगले दिन गाँव के स्टेशन पर सभी खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। ट्रेन को ड्राइव कर रहे होते हैं जंग के पापा, लेकिन वो ट्रेन को उस स्टेशन पर नहीं रोकते और निकल जाते हैं। सब बड़ी उम्मीद ले खड़े थे कि अब तो प्रेसिडेंट ने परमिशन भी दे दी और इन्होंने स्टेशन भी बनाकर तैयार कर लिया है, फिर ट्रेन क्यों नहीं रुकी। असल में स्टेशन बनाने की परमिशन तो इनको मिल चुकी थी, लेकिन उस गाँव के स्टेशन में रुकने का ऑर्डर रेलवे डिपार्टमेंट को नहीं मिला था। इसीलिए जंग के पापा ट्रेन को वहां नहीं रोक सकते थे। पापा भी इस बात से काफी दुखी होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तब उनका दोस्त उनको दिलासा देता है कि हमारे हाथ में क्या है यार, बिना ऑर्डर के तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर वो एक मैगजीन में जंग के बारे में छपा हुआ एक आर्टिकल देखता है। उसमें लिखा होता है कि जंग के पैदा होने के बाद ही उसकी मां चल बसी थी और उसकी ट्रॉफी को बचाने की कोशिश में उसकी दीदी भी मर गई थी। इसीलिए जंग काफी परेशान रहता है, दीदी की मौत जैसी घटनाएं ना हो, इसलिए जंग ने अपने गाँव में एक स्टेशन बनवाया। और दोस्तों, जंग ने जिस जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू दिया था उसी ने ये आर्टिकल लिखा होता है। पर पापा तो नहीं जानते कि जंग ने खुद इंटरव्यू दिया था। वो उस मैगजीन पब्लिशर को कॉल करके काफी सुनाते हैं कि ये सब तुम्हें किसने कहा, अपने मन से कुछ भी लिख देते हो तुम लोग। तब जर्नलिस्ट बताता है कि सर ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, आपके बेटे ने खुद मुझे सारी चीजें बताई। उसने तो ये भी कहा था कि मैं अपनी दीदी का ही नहीं अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी मैं हूँ। बेचारा बहुत ही गिल्टी फील कर रहा है सर, आप उससे बात कीजिए तब जाके आपको समझ में आएगा। और तब जाकर पापा समझ पाते हैं कि इतने सालों से बेचारा जंग दिल में कितना बोझ लिए जी रहा था, कितना गिल्ट है उसे। दूसरी ओर जंग रेलवे ट्रैक के पास बैठा बोयंग की आत्मा से बात कर रहा होता है। बोयंग उसका हॉल टिकट देखकर कहती है कि तुम प्लीज वो एग्जाम अटेंड करो और अमेरिका जाकर अपना फ्यूचर संवारो। जंग कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी और माँ की मौत हो गई, इस वजह से पापा भी मुझसे गुस्सा है। ये सब सोच सोच कर मैं पागल हो जाता हूँ, ऐसे में मैं ये गाँव छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। बोयंग समझाती है कि हमारी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो जंग, होने को कोई नहीं डाल सकता। जंग कहता है कि नहीं, अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो ना माँ मरती और तुम भी माँ और पापा के साथ खुशी से रहती। बेवजह मैं पैदा हो गया और मेरे पैदा होने से माँ चल बसी और महज मेरी ट्रॉफी बचाने के लिए तुमने अपनी जान गंवा दी मेरे लिए। पापा भी मेरी वजह से इतने परेशान है। मुझे लगा कि अगर कम से कम ये स्टेशन बन जाएगा तो मेरा गिल्ट कुछ हद तक कम हो जाएगा, लेकिन पापा ने स्टेशन में ट्रेन रोकी नहीं। मुझे कहीं नहीं जाना दीदी, कहकर वो हॉल टिकट फेंक देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। तब पापा आकर जंग का बनाया हुआ वो स्टेशन देखते हैं जिस पर बोयंग का नाम लिखा हुआ है। जंग का काम देखकर पापा को बड़ी खुशी होती है, लेकिन वहाँ बोयंग का नाम देखकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर वो अपने स्टेशन जाते हैं जहाँ जंग के फिजिक्स टीचर उन्हें सियोल में हो रहे साइंस एग्जाम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर जंग ने वो एग्जाम दे दिया तो जरूर वही फर्स्ट आएगा और उसकी लाइफ बदल जाएगी वहां से, इसलिए कैसे भी करके उसको सियोल जरूर लेकर जाइए। अब अगले सीन में पापा ट्रेन चलाते हुए सोच में पड़ जाते हैं, इतना बड़ा मौका पाकर भी मेरा बेटा सिर्फ अपनी गिल्ट फीलिंग की वजह से उसी गांव में पड़ा रहना चाहता है। उसे उसकी इस फीलिंग से बाहर निकालना और सफलता हासिल करने में उसकी मदद करना पिता के नाते ये मेरा फर्ज है और मैं अपने बेटे को इस तरह हारने नहीं दूंगा। असल में जंग का एग्जाम कल सुबह सियोल में होने वाला है दोस्तों, लेकिन जंग तो अभी भी घर में पड़ा हुआ है। अगर उसको ठीक टाइम पे एग्जाम में पहुंचना है तो उसे रात को ही निकलना पड़ेगा। इस बात को समझकर पापा ट्रेन को सीधे अपने गाँव की ओर लेकर जाते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि अगला स्टेशन होगा बोयंग। सुनकर पापा का दोस्त कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमें अभी तक वहाँ ट्रेन रोकने का ऑर्डर नहीं मिला है भाई, हमें उसकी परमिशन नहीं है। पापा कहते हैं कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं ये बस अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर पापा का दोस्त आगे कुछ नहीं कहता और पापा ट्रेन को गांव के स्टेशन में रोककर तुरंत भागकर घर आते हैं और जंग को जगाते हैं कि उठ जा बेटा, सियोल जाने के लिए तैयार हो जा, कल सुबह तुम्हारा वहाँ पर एग्जाम है ना। जंग ना करने वाला होता है, लेकिन पापा कहते हैं मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा, चुपचाप उठकर तैयार हो जाओ। जंग कहता है लेकिन पापा रात बहुत हो चुकी है और इस वक्त पैदल चलकर अगला स्टेशन पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगी। पापा कहते हैं तुम्हें पैदल जाने को किसने कहा है, तुमने खुद हमारे गाँव में जो स्टेशन बनाया वो किस लिए बनाया, मैं तुम्हें सियोल लेकर जाऊंगा। सोचिए दोस्तों, ये सुनकर जंग को कितनी खुशी हुई होगी, लेकिन हॉल टिकट तो उसने फेंक दिया था। अब वो पापा को ये बात कैसे बताएगा, लेकिन तब बोयंग की आवाज आती कि तुम्हारा हॉल टिकट मैंने उठा कर रखा था, ये रहा। जंग बोयंग से कहता है कि ऐसा क्यों कर रही हो दीदी, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। बोयंग कहती है पर मैं तो चाहती हूँ कि मेरा भाई लाइफ में कुछ कर दिखाए। अब बोलो तुम जाओगे या फिर पापा की डांट खाओगे। और ठीक उसी वक्त पापा चिल्लाते हैं कि जल्दी चल जंग वरना लेट हो जाएगा। इस पर जंग और बोयंग दोनों ही हंस पड़ते हैं कि पापा तो पापा ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। फिर जंग जल्दी से पापा के साथ स्टेशन की ओर भाग जाता है और पहली बार ट्रेन को अपने गाँव में अपने बनाए हुए स्टेशन पर खड़ी देखकर जंग के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो ट्रेन में चढ़कर शहर की ओर जा रहे होते हैं जहाँ से सड़क के रास्ते से इनको सियोल पहुंचना होगा, क्योंकि डायरेक्ट सियोल जाने वाली ट्रेन सिर्फ सुबह आती है। बोयंग की आत्मा जंग को ऑल द बेस्ट कहकर विदा करती है। जंग और उसके पापा उस स्टेशन पर उतर जाते हैं और तब जंग के फिजिक्स टीचर कार में इनका इंतजार कर रहे होते हैं। पापा कहते हैं कि मेरे बेटे की खातिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, कहकर वो कार ड्राइव करने लगते हैं। और क्योंकि सियोल इनके लिए नया शहर है तो रास्ता ढूंढकर एग्जाम वेन्यू तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है और सिक्योरिटी गेट बंद कर रहा होता है, लेकिन पापा भागकर उस सिक्योरिटी को पकड़ लेते हैं और जंग को आवाज देते हैं कि बेटा जल्दी अंदर चला जा। अब जंग अंदर एंटर कर लेता है, तब जाकर पापा सिक्योरिटी को छोड़ते हैं। वो जंग से कहते हैं कि तुम अच्छे से एग्जाम लिखना बेटा, पापा तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करते रहेंगे। इस तरह जंग को खूब प्रोत्साहित करके वो अंदर भेज देते हैं। जंग भी एग्जाम लिखकर आ जाता है और रिजल्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। एक दिन दोस्तों रिजल्ट भी आ जाता है और रिजल्ट देखकर जंग पूरी तरह से रोता है। उसे रोते देखकर पापा कहते हैं कि रो क्यों रहा है, एक एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या लाइफ खत्म हो गई, अगली बार फिर ट्राई कर लेना। जंग कहता है कि नहीं पापा मैं पास हो गया हूँ और वो भी फर्स्ट आया हूँ। पापा भी खुशी से झूमने लग जाते हैं और पूरे गाँव में लगभग ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि मेरा बेटा एग्जाम में पूरे कोरिया में फर्स्ट रैंक लेकर आया, वो अमेरिका जाएगा। फिर दोनों घर पे बैठकर खाना खाने लगते हैं। बोयंग भी वहीं पर होती है। तब पापा जंग
जंग से कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो। पर पापा आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? पापा कहते हैं कि इतने सालों से तुम इस गिल्ट में जी रहे थे कि तुम्हारे पैदा होने से तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, पर सच तो यह है कि उसकी मौत का मैं जिम्मेदार हूँ बेटा। जब तुम उसके पेट में थे और उसे लेबर पेन हुआ तब खबर पाकर मैं जल्दी घर आ गया, लेकिन तब तक तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म दे चुकी थी और वो खुद भी दम तोड़ चुकी थी। तुम्हारी दीदी बोयंग बहुत छोटी थी उस वक्त, वो रो रही थी बेचारी। अगर मैं और थोड़ा जल्दी घर पहुंच जाता तो शायद तुम्हारी माँ को बचा लेता। उसकी मौत तुम्हारे पैदा होने से नहीं हुई बेटा, बल्कि मेरे देर से घर लौटने से हुई। और बोयंग की मौत भी तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से हुई थी। उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी ट्रॉफी लेने के लिए एक बाप के नाते मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैं तो काम पे चला गया और ट्रेन चला रहा था, इसलिए बोयंग को तुम्हारे साथ आना पड़ा। उस दिन तुम जिस ट्रेन से बचकर एक और खड़े हो गए थे उसे मैं ही चला रहा था और वहीं से बोयंग फिसल कर नीचे पानी में गिरकर मर गई। इसलिए कहता हूँ बेटा तुम्हारी कोई गलती थी नहीं, सारे पाप मैंने ही किए थे। ये सब सोचकर ही मैं मरने चला गया था, लेकिन तुम्हारी आवाज को सुनकर मुझ में मरने की हिम्मत नहीं आई। मैं बाहर आ गया, मैंने तुम्हारे लिए जीने का फैसला किया, लेकिन तुम जिद पकड़कर बैठे रहे कि तुम ये घर नहीं छोड़ोगे क्योंकि तुम्हें लगता है कि बोयंग अब भी जिंदा है और इसी घर में रहती है। तुम पर इतना बुरा असर पड़ा उसकी वजह मैं हूँ बेटा, और इसी गिल्ट की वजह से मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पाता था, इसीलिए तो मैं घर नहीं आता था। इसलिए प्लीज अपने मन से यह ख्याल निकाल दो कि माँ और बोयंग तुम्हारी वजह से मरी थी। पापा के मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद ही जंग के दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं जितना गिल्ट दिल में लिए जी रहा था उससे कई ज्यादा गिल्ट तो पापा को था, और बेचारे उसी पछतावे में इतने साल अकेले जी रहे थे। वो पापा से लिपट जाता है और कहता है आपने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है पापा, आपने हमेशा हमारी भलाई की सोची, इसलिए आप प्लीज खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए। दीदी ने एक बार कहा था कि होने को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए जो हुआ उसके ना तो आप जिम्मेदार हैं और ना मैं। आप हमेशा मेरे साथ रहना पापा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोयंग भी बहुत इमोशनल हो जाती है और पापा के कंधे पे सर रख लेती है। फिर क्या था, अब सरकार खुद जंग को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका भेजेगी, जहां वो आगे की पढ़ाई करके नासा का एक एस्ट्रोनॉट बनेगा। और तो और अब सरकार की तरफ से रेलवे डिपार्टमेंट का ऑर्डर भी मिल जाता है कि जंग के बनाए हुए बोयंग स्टेशन पर ट्रेन को रुकना होगा, और पापा खुद जंग को सियोल एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हैं। जंग गांव वालों से विदा लेकर ट्रेन में बैठता है और तब उसके पास बोयंग बैठी होती है। जंग उससे कहता है कि दीदी अगर तुम और पापा ना होते ना तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाता कभी भी। बोयंग कहती है हमने तो कुछ भी नहीं किया भाई, जो क्या है तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड सॉन्ग ने किया, उसने तुम्हारी लाइफ सुधारने का पहला कदम उठाया था। जाने से पहले उससे कहकर जाना वरना वो अमेरिका आकर तुम्हें जान से मार डालेगी। हाँ दीदी तुम सही कहती हो, उसे तो मैं भूल ही गया था। और दीदी मुझे एक और बात कहनी थी तुमसे। ये कहकर जंग रो पड़ता है। बोयंग समझ जाती है कि वो क्या कहने वाला है और कहती है तुम्हारे मुंह से वही सुनने को तो मैं तरस रही हूँ। वो कहता है कि मैं खूब मेहनत करके पढ़ूंगा, वैसे तुम तो हमेशा मुझे देखती रहोगी ना। बोयंग कहती है तुम चाहे मुझे देख ना पाओ लेकिन मैं तुम्हें हमेशा हमेशा देखती रहूंगी। तब तो ठीक है दीदी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा। ये सुनकर बोयंग की आत्मा बड़ी खुश होती है और जंग के सर पे हाथ रख देती है, उसके बालों को सहलाती भी। फिर वो एक रोशनी बनकर गायब। दोस्तों अब ट्रेन में जंग बिल्कुल अकेला है और दीदी को खोकर बहुत दुखी होता है। आखिर जंग सियोल एयरपोर्ट पहुंच जाता है, वहां से वो सॉन्ग को कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। अब जंग निकलने वाला होता है कि सॉन्ग वहां पे पहुंच जाती है। जंग भी सिक्योरिटी वालों को देखकर सॉन्ग की ओर भागा चलाता है, लेकिन सॉन्ग अपने बैग से उससे पीट देती है और कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बताए तुम जाने वाले थे। जंग कहता है अरे जान से मार डालोगी क्या, मैं तो तुम्हें कॉल भी करने वाला था, बल्कि मैंने किया, तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं क्या करता। अरे मैं गाड़ी में यहाँ आ रही थी तो घर का फोन कैसे उठाती बेवकूफ। ठीक है सॉन्ग तुम गुस्सा थूक दो। सॉन्ग कहती है अगर मेरा गुस्सा कम करना चाहते हो ना तो मुझे मम्मी दो। मम्मी? मैं मम्मी कहाँ से लाऊं? हो तुम चुम्मी की बात कर रही हो, चुम्मी तो मैं अभी दे देता हूँ, इसमें पैसे थोड़ी लगते हैं। ये कहकर वो सॉन्ग को किस करता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ दोस्तों मिरेकल लेटर्स टू द प्रेसिडेंट नाम की ये मूवी होती है यहाँ पर खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, अगेन अच्छी